हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का आज के इस सेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है उसका टाइटल है दैट इज रूल्स ऑफ डिलीवरी। राइट, रूल्स ऑफ डिलीवरी में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की डेट में कि डिलीवरी से रिलेटेड जो नियम हैं वो कैसे होने चाहिए। तो अभी तक के जो सेशन में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बाद हमने आपको बताया था कि दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन द पोजीशन इन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। तो आज का बेसिकली मुद्दा ये रहेगा कि पोजीशन जो है वो सेलर से बायर को कब ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डिलीवरी। जैसा कि मैंने आपको बाकी के लेक्चर्स में बताया था कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप इन द गुड्स वर्सेस पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं दोस्तों ओनरशिप की, ओनरशिप का दूसरा नाम हमने यहां पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन गुड्स कॉल्ड एज व्हाट, ओनरशिप, जो कि डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। जनरल प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे। सबसे पहला आज का सेशन स्टार्ट करो इसके पहले आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि ओनरशिप और पोजीशन में डिफरेंस क्या है। राइट, एंड पोजीशन के लिए ओनरशिप जरूरी है या ओनरशिप के लिए पोजीशन जरूरी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है हम एक साथ मर्ज करके एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन में ओनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है या पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, क्योंकि पोजीशन जो है दोस्तों, ट्रांसफर जब हम पोजीशन को करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, यस और नो। और जब हम ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं इसका जरूरी मतलब यह भी नहीं कि पोजीशन भी ट्रांसफर हुआ हो। तो पोजीशन का ट्रांसफर होना और ओनरशिप का ट्रांसफर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। चलिए आ जाइए समझते हैं। नाउ जब मैं बात करता हूं दोस्तों ओनरशिप के ट्रांसफर की, तो बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं सेक्शन नंबर 18 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक अप्लाई करते हैं। और जब भी हम पोजीशन के रूल्स की बात करेंगे, डिलीवरी के रूल्स की बात करेंगे, वो सेक्शन 31 से लेके, राइट, 31 से लेके आपका 38 तक जो है वो अप्लाई हो जाएगा। एंड उससे आगे भी जो है रिलेट दैट इज राइट्स ऑफ बायर, ऑब्लिगेशंस ऑफ बायर्स, ड्यूटीज ऑफ बायर, ये जो है बाकी चीजें मिलके जो है वो आपकी कहां तक जाएंगी, 44 तक जाएंगी। तो बेसिकली पोजीशन पे अगर हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो 31 है, 31 से लेके 38 तक डिस्कस करने वाले। अब मेरी बात अगर समझिएगा, से सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि मेरे पास कौन है दोस्तों, सेलर है। ए हमारे पास कौन है, सेलर है, समझिएगा बात को। और बी जो है हमारे पास कौन है, बायर है। ओके, अब नॉर्मली अगर आप याद करो तो सेक्शन नंबर 5 मैंने बताया था, सेक्शन नंबर 5 में मैंने बताया था कि सेक्शन 5 बोलता है कि सेल, ऑफर ऑफ सेल हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये बताया था सेक्शन 5 में। यस, तो सेक्शन 5 बोलता है कि भैया आप तो जो है वो ऑफर दे दो और इस बायर ने क्या करना है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। ये तो मैंने बार बार बोला है, यस और नो, यस। इसी के साथ सेक्शन 31 बोलता है कि जब आपने ऑफर टू सेल दे दिया, ऑफर ऑफ सेल दे दिया और बायर ने इधर एक्सेप्ट कर लिया किसको, ऑफर को, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो ये तो बात हो गई, सेक्शन 5 ने बोला कि भैया जब भी आप ऑफर दे रहे हो तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, यस और नो, यस। इसके बाद सेक्शन 31 बोलता है दैट इज ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। ये क्या बोलता है कि जब भी इसने ऑफर ऑफ सेल दिया तो बायर ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बोले ओके, तो ड्यूटी, तो जैसे ही सेलर जो है ऑफर देता है तो इट इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द सेलर एज वेल। 31 में बोलता है कि आपका ऑफर देना ड्यूटी है एंड ऑफर को एक्सेप्ट करना जो है वो बी की ड्यूटी है, 31 में बोला। इसके साथ साथ इसने क्या बोला, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो जब आपने ऑफर ऑफ सेल दिया और ऑफर को इसने एक्सेप्ट कर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास गुड्स था, गुड्स से सपोज मान लो 2 लाख रुपए में आप सेल करने की बात कर रहे थे,
तो ये जो गुड्स है इसकी डिलीवरी भी होगी, क्या होगी, डिलीवरी भी होगी। और इस बंदे को सेक्शन 31 अगेन बोलता है कि ये जो अब डिलीवरी हो रही है इस डिलीवरी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट आपका कब बन रहा है, जब डिलीवरी हो रही है तब बन रहा है, या जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तब बन रहा है। ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। तो सेक्शन 18 बोलता है क्या, कि गुड्स क्या होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब होगा जब गुड्स ट्रांसफर्ड होएगा। तो गुड्स ट्रांसफर्ड हुआ मतलब ओनरशिप ट्रांसफर, और गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए गुड्स जो है वो क्या होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए। एंड सेक्शन 19 बोलता है कि दोनों का जो इंटेंशन है ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय टाइम। तो किस टाइम पे ट्रांसफर होना है ओनरशिप का वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो पर्टिकुलर टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। तो सेक्शन 18 और 19 बेसिकली ओनरशिप की बात कर रहे हैं। यस और नो, यस। अब ओनरशिप में एक चीज और बोलता है, क्या बोलता है कि जो ओनरशिप है, ध्यान से समझिएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए पर डिलीवरी एंड पेमेंट जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। क्या बोला था इसने, डिलीवरी एंड पेमेंट जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। यस और नो, यस। तो यहां पे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 31 में, क्या बोलता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड एक्सेप्ट एंड पे इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पर अगर आप ओके अगर आप कहां पे जाके देखते हैं, यहां पे पिछले वाले चैप्टर पे, ओके ये रहा, देखिए यहां पे क्या बोला था, गुड्स मस्ट बी असर्टेन, और दूसरा क्या बोल रहा था, इंटेंशन। तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए दो चीजें जरूरी है, पर अगर आप चैप्टर नंबर 4 यहां पे देखेंगे तो ये बोल रहा है कि जो ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर है वो बेसिकली किसके लिए, कि ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। तो बेसिकली 31 किसकी बात कर रहा है, डिलीवरी की बात कर रहा है। सेक्शन 31 किसकी बात कर रहा है, डिलीवरी की बात कर रहा है। तो यहां पे जो आपने सेक्शन नंबर 5 में सेल के ऑफर की बात की थी और इसने ऑफर एक्सेप्ट किया था, वहां पे क्या बन गया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यस और नो, यस। और इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ही टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ये भी बात किसने कही थी, चैप्टर नंबर 3 पे कहा था। देखो यहां पे लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ अ सर्टेन, ओके ये रहा, ये अगर डिलीवरेबल स्टेट में स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट में, तो यहां पे लिखा है ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। क्या लिखा है यहां पे, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर, मतलब ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होगा कब, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। मतलब सेक्शन 5 जैसे ही पूरा हो जाएगा तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा। अब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं, तो यहां पे लिखा है इट इज इममटेरियल वेदर टाइम ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी और बोथ इज पोस्टपोन। तो दोनों अगर बाद में होते हैं या उसमें से कोई एक भी बाद में होता है तो ओनरशिप के ट्रांसफर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओनरशिप तो ट्रांसफर होगा कब, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब सेक्शन 5 पूरा होगा, मतलब व्हेन द ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड बाय द बायर एंड रेडी एंड विलिंग टू मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स। यस और नो, यस। पर
जब मैं बात करता हूं ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये सर डिलीवरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, अब डिलीवरी क्या करेंगे करके। नाउ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड, इस कॉन्सेप्ट को अब आप समझिए कि सर ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, अब डिलीवरी करके क्या करेंगे। मत करो ना अरे भाई जब गुड्स डिलीवर ही नहीं होगा तो बायर का लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। और बायर क्या अपने इस लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है क्या, बोलो जरा फटाफट से। यस, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, यस और नो, कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल नहीं करेगा तो क्या वो एटलीस्ट सेलर से जो लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी कर सकता है। यस, इसलिए कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना कर दे या जो भी उसको लॉस हो रहा है वो क्लेम ना कर दे, वो डैमेजेस क्लेम ना कर दे, इसलिए जो सेलर को है अब डिलीवरी भी करना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड व्हेन द पोजीशन इन द प्रॉपर्टीज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, जिसके लिए जो है आज का ये रूल इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। यस, तो ओनरशिप का ट्रांसफर होना अलग बात है जो सेक्शन 18 से लेके 30 तक में गवर्न है, पर इसके बाद डिलीवरी की जो ट्रांसफर की बात आएगी वो 31 से लेके 38 तक जो है वो सेक्शंस में गवर्न है। तो इसी में सारी चीजें डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी रूल्स है दोस्तों, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। सो आर यू रेडी गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल ऑफ डिलीवरी अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो बेसिकली मुद्दा मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये आई थिंक आपको जो है इसके माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा, राइट। यस, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हैं अपन, गुड। तो अब यहां पे देखो दो चीजें आ रही, एक तो आ रहा है दोस्तों ओनरशिप की बात। तो ओनरशिप की बात मैंने कर दी कि ठीक है भाई ओनरशिप डिटरमाइन करना है, तो मैं यहां से 18 से लेके 30 तक जो सेक्शंस वो दिमाग में रख लूंगा, बात खत्म। उसके आगे मैं ओनरशिप पे बात नहीं करूंगा। अब मैं ये बोल रहा हूं सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, अब गुड्स डिलीवरी करनी चाहिए। तो अगर ए गुड्स डिलीवर करता है, तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जो डिलीवरी है वो बेसिकली 3 तरीके से होगी, बताया था क्या। यस, ये जो डिलीवरी है 3 तरीके से हो सकती है। नंबर 1 इज एक्चुअल डिलीवरी, नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये भी मैंने बता दिया था, है ना, तो इस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। एंड नंबर 3 इज सिंबॉलिक डिलीवरी, लाइव सेशन में मैंने कवर किया था। एक्चुअल मतलब क्या हो गया, जहां पे फिजिकली गुड्स ट्रांसफर हो जाए, पोजीशन शिफ्ट हो जाए फिजिकली फ्रॉम सेलर टू बायर। कंस्ट्रक्टिव मतलब फिजिकली ट्रांसफर नहीं हुआ पर डेफिनेटली आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। एग्जांपल, मैंने आपका जो गुड्स था, सेलर ने गुड्स को किसको दे दिया, करियर को दे दिया, कैरियर को दे दिया, है ना, जिसको या तो आपने जिसको बोला था उसको मैंने दे दिया एंड इसने जो है बायर तक पहुंचा दिया। तो बायर को क्या किया, सेलर ने एक्नॉलेज कर दिया, सेलर ने किसको, कस्टोडियन को गुड्स दिया एंड बायर को एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि भैया हमने जो है गुड्स आपका इसको कस्टोडियन को दे दिया। एंड कस्टोडियन ने आगे जाके आपको जो है उसके डॉक वारंट या जो भी टाइटल गुड्स का है वो आपको प्रोवाइड कर दिया। तो बायर को लग गया कि हाँ भाई गुड्स जो है इसके कस्टडी में आ गया ऑन बायर्स बिहाफ। So this is also called as what delivery, but it's not called as what actual delivery. It is called as what constructive delivery. Symbolic delivery होती है जहां पे आपको टोकन मिल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, है ना, तो मूवी का आपने टिकट परचेज किया, है ना, तो क्या मूवी आपको डिलीवर हुई, नहीं, अभी टिकट आपको डिलीवर हो गई। नाउ व्हेन द टाइम कम्स यू विल गेट द रिजर्व्ड सीट, राइट। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। आ रहा है बात समझ में। जैसे आपने बस आपको ट्रेवल करना था, आपने फ्लाइट की टिकट परचेज की, तो जैसे ही टिकट आ गई तो मतलब जो वो सर्विस डिलीवर होने वाली है उसका आपको एक अश्योरेंस मिल गया, मतलब सर्विस वहीं पे जो है वो आपको डिलीवर हो चुकी है। मतलब अब आप जो है एयर फ्लाइट कंपनी को जो है ना, एयरलाइंस कंपनी को आप जो है वो सू नहीं कर सकते हो कि मुझे अभी जो है डिलीवरी रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज यू हैव व्हाट टोकन, यू गॉट द टोकन, इट मींस दैट द गुड्स और सर्विसेज बीइंग डिलीवर्ड टू यू। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेवलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो सर्विस है, सर्विस यहाँ पे कवर नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिंबॉलिक डील। तो दैट सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एज वेल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब बात ये आती है सर, ठीक है ये समझ में आ गया सर, 31 समझ में आ गया कि ठीक है यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना, ठीक है। तो अब ये कैसे माना जाए, क्वेश्चन आता है कि
कैसे माना जाए कि गुड्स डिलीवर हो रहा है। तो तीन ही तरीके थे। मोड ऑफ डिलीवरी के नंबर 1 इज आप फिजिकल कर दो, एक्चुअल डिलीवरी, या सेकंड कंस्ट्रक्टिव, थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज सिंबॉलिक। इन तीनों में से आप कोई भी एक मोड अप्लाई कर लोगे, इट मींस दैट द गुड्स आर डीम्ड टू बी डिलीवर्ड। तो तीन मोड में से आपने कोई भी अप्लाई किया तो गुड्स आर डीम्ड टू बी डिलीवर्ड। यस और नो? यस। मतलब अब जो है बायर सेलर को स्यू नहीं कर सकता है कि भैया मैंने आपको पेमेंट किया, आपने मुझे डिलीवरी नहीं किया, डिलीवरी आपको हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है, सर पेमेंट कब करे, डिलीवरी कब करे? तो सेक्शन 32 बोलता है साहब एट द सेम टाइम होने चाहिए। आप इधर डिलीवर कर दो, आप इधर पेमेंट कर दो, सिंपल। तो ये बोलता है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, मतलब इट शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मैंने आपको ये बताया है सेक्शन नंबर 19 में कि इंटेंशन ठीक है, सारी चीजें डिलीवरेबल स्टेट में सब कुछ है, पर पेमेंट और डिलीवरी पोस्टपोन हो सकती है, पर नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती अनलेस एग्रीड। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली बोला है कि भैया 4 दिन बाद डिलीवरी होगी, 5 दिन वहां पे पोस्टपोन हो सकता है, या तो आपने बोला है कि भैया पेमेंट हम जो है 5 दिन बाद करें, वो हो सकता है। बट अगर ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है तो स्यू मोटो जो दिमाग में आएगा क्या आएगा? सेक्शन नंबर 32, पेमेंट एंड डिलीवरी मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो सेलर ने डिलीवर करना है तो बायर ने उधर से गांधी जी को भेज देना है। आ रहा है बात समझ? यस। तो द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन, एंड ऑन द अदर हैंड बायर शैल बी रेडी टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स। दोनों चीजें क्लियर है। ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर हो, ओनरशिप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो रिस्क का प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? रिस्क इन द केस अगर गुड्स डैमेज हो गया, हु विल बेयर द डैमेज, राइट? तो उस केस में ओनरशिप की बात आएगी। पर डिलीवरी में क्या आएगा कि ठीक है ओनरशिप तो ट्रांसफर हो, सर आपने गुड्स ही डिलीवर नहीं किए, मतलब आपने अपना जो ऑब्लिगेशन था वो पूरा नहीं किया, तो उस केस में बायर जो है आपको केस कर सकता है, सू कर सकता है। तो उससे भी बचने के लिए आपको जो है डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर बात है? यस। तो बोला साहब ठीक है डिलीवरी एंड पेमेंट दोनों जो है एक साथ होने, पर डिलीवरी में कैसे मानूंगा कि डिलीवरी हो गई? बोला साहब 3 तरीके हैं। कौन कौन से साहब? फिजिकल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। बहुत बढ़िया साहब। पर मान लो अगर मैं ये बोलता हूं साहब कि मैं डिलीवरी आधा अभी करूंगा, आधा बाद में करूंगा, हो सकता है या नहीं हो सकता? यस। तो डिलीवरी इन पार्ट, ये एक सिचुएशन हो सकती है। पूरी डिलीवरी हो जाए तो दूसरी सिचुएशन हो सकती है। यस और नो? तो सेक्शन 33 बोलता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीवरी कब मानी जाएगी कि डिलीवरी हो गई है। तो जैसे सपोज मान लो यहां पे ए सेलर है, यस और नो? बी कौन है? बायर है, ठीक है? यहां पे बी का कैरियर है, यस। कैरियर का मतलब हो गया कि भैया इसको आप गुड्स दे दोगे तो ये ले जाके गुड्स जो है बी को दे देगा, या बी का कस्टोडियन हो गया, है ना, या बी का एजेंट हो गया, कोई भी आप मान लो। अभी एजेंट ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है। अभी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, राइट, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों पार्टी जो है किसको बिलोंग कर रही है? बी को। मतलब अगर सेलर इन तीनों में से किसी को भी एक को गुड्स फिजिकली या कंस्ट्रक्टिव वे पे या सिंबॉलिक वे पे डिलीवर कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है किसको डिलीवर हो गया? बायर को। बट कंडीशन यही है कि बायर को एक्नॉलेज होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होना चाहिए? एक्नॉलेज होना चाहिए। यस और नो? यस। कंस्ट्रक्टिव है तो एक्नॉलेज होना चाहिए, और सिंबॉलिक है तो उसके पास टोकन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस। तो या तो अब सिंपल से मैं ये कह दूं, या तो बायर के पास टोकन आ जाए आपके डिलीवरी का, या तो एक्नॉलेजमेंट आ जाए, या तो गुड्स आ जाए। 3 में से कुछ भी एक आ गया, मैं मान लूंगा डिलीवरी हो गई है। आगे बात समझ में नहीं आया? यस और नो? यस। ये बोलता है देखो सेक्शन नंबर 33, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिक गया उसकी अब डिलीवरी मतलब पोजीशन अब ट्रांसफर करने की बारी आई। मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी ऐसा कर दो विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी, मतलब बायर को लग जाए कि डिलीवरी हो गई। एनीथिंग, समथिंग, आप तो कुछ भी ऐसा कर दो। क्या कर दो साहब? बी ने ए से गुड्स खरीदा, बी ने ए से गुड्स खरीदा, बी ने बोला था, देखो यहां पे लिखा है पार्टीज एग्री होनी चाहिए, मतलब बायर एग्री होने चाहिए। बायर ने बोला कि भैया इस गुड्स को छोटे छोटे टुकड़े में काट दो। से सपोज
बहुत बड़ा कपड़े का लॉक था, राइट, तो उसने बोला इसको जो है 10-10 मीटर पे जो है कट कर दो। तो ये जो आपने कटिंग कर दी, इट मींस दैट आपने बायर के हिसाब से कटिंग किया था, बायर के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कटिंग किया था, और मान लिया जाएगा पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवर्ड। भले ही गुड्स जो है किसके पास नहीं गया हो, बायर के पास नहीं गया फिजिकली, आ रहा है बात है, बट एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। तो तीन में से कोई भी है, पर आपने कुछ तो करना पड़ेगा सेलर ने, तो समथिंग, एनीथिंग, है ना, आप वो कर दो। और अगर आप ये एनीथिंग नहीं कर रहे तो इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर, मतलब कुछ तो भी आप ऐसा कर दो क्या कि गुड्स को आपने काटा पीटी तो कुछ नहीं किया, उसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं किया, पर गुड्स को एज इट इज उठा के किसको दे दिया, कस्टोडियन ऑफ बी या एजेंट ऑफ बी या कैरियर ऑफ बी। यस और नो? तो ये इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, तो मान लिया जाएगा कि बायर को ही आपने दे दिया। तीसरा, of any person authorized to hold them on his behalf, क्या बोल रहा है ये बी ने किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया हो। अब ये आप बोलो सर विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, क्या फर्क हो गया सर ये दोनों में? तो यहां पे बोलो बायर ने किसी को स्पेसिफिकली ऑथराइज किया हो, तो यहां पे अगर मैं बोलो कैरियर मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसको बायर ने ऑथराइज किया होगा क्या? नहीं, आपने ट्रांसपोर्ट में रखवा दिया गुड्स, आ रहा है बात समझ में, बायर के हिसाब से, तो डेफिनेटली हमने क्या कर, और इसने कैरियर ने क्या किया होगा, एक गुड्स इशू कर दिया होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टाइटल ऑफ द गुड्स बिल्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं बिल्टी, कि भैया हाँ मेरे पास गुड्स आ गया, मतलब आपने क्या कर दिया, आपकी बात खत्म हो गया, आपने कैरियर को गुड्स दे दिया, मतलब रिस्क ट्रांसफर कर दिया, सॉरी पोजीशन जो है वो ट्रांसफर कर दिया। अब ये बायर के हाथ में ये पोजीशन आ जाएगा, चूंकि आपने कैरियर को गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिया है। और अगर बी ने बोला कि भैया कैरियर को मत करो, मेरा एक बंदा है, आप वहां पे ले जाके दे दो, कस्टोडियन को दे दो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम इन ऑन हिज बिहाफ। तो शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो डिलीवरी कब आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों? नंबर 1, या तो आप कोई ऐसी चीज कर दो जिससे बायर संतुष्ट हो जाए, एनीथिंग एज टू एग्रीड बाय बायर, एक आप ये काम कर दो, या तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो क्या कर दो, गुड्स बायर के पोजीशन में आ जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव वे पे हो या सिंबॉलिक वे पे हो या फिजिकली हो, डजंट मैटर। और तीसरा बोलता है आप उसको दे दो जिसको बायर ने ऑथराइज किया, ऑथराइज टू होल्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो इन तीन में से कोई भी आप काम कर दोगे, आ रहा है बात समझ? तो या तो ये फिजिकल डिलीवरी बन जाएगी, या तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बन जाएगी, या तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी बन जाएगी। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? यस और नो? यस। तो डिलीवरी के लिए सिंपल से ही बोल। अच्छा, डिलीवरी हम क्यों चेक करना चाहते हैं? क्योंकि बायर जो है बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे या तो डैमेज क्लेम ना करे, है ना, क्योंकि उसको गुड्स अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, या तो जो है क्या करेगा, दूसरा, पहला तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, या तो डैमेजेस क्लेम कर लेगा। ठीक बात है? बोले साहब ओके, तो चलो आ जाओ, दिखा देता हूं मैं ये रूल्स। किधर गया? 41, ये देखो, ये रहा यहाँ पे, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द वायर। नहीं, ये नहीं था ना, ये नहीं था, एक मिनट, किधर गया 37, 36, किधर गया, एक मिनट, सेक्शन था, ये है। देखो क्या लिखा है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर which he has not previously examined, he is not deemed to have accepted them unless and until
he had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. तो इसमें सिंपल से इसने क्या बोल दिया कि भैया गुड्स अगर आप लाओगे तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। तो अगर आपने गलत गुड्स दिया है या रॉन्ग गुड्स दिया है तो इसके पास राइट्स है। क्या है? राइट्स है। या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? रिवोक कर देगा, या तो आपको डैमेज के लिए जो है वो केस कर देगा। तो यहां पे बायर्स को जो है वो क्या दिया गया है? एग्जामिन करने का गुड्स को राइट दिया गया है। यस और नो? यस। ओके, नाउ ओके, चल यस, यहां पे आते हैं हम मेन पॉइंट पे। तो ये 33 समझ में आ गया? यस। तो बिल्कुल, तो डिलीवरी बेसिकली याद रख लीजिएगा, डिलीवरी बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? नंबर 1, या तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करने पाए, या तो बायर जो है वो उसके लिए डैमेज क्लेम ना करने पाए सेलर को, इसलिए सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी किसको दे देता है? बायर को दे देता है। ये पिक्चर क्लियर हो गई? यस। नाउ अब ये बोलता है साहब अगर मान लो मैं पार्ट डिलीवरी करता हूं, पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या हो गया समझ लो। अब यहां पे सेलर ए है, बायर जो है वो बी है, ठीक है। सेलर के पास जो है वीट थे, ठीक है, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल्स वीट जो है वो सेलर के पास थे। बी ने डिमांड किया कि मुझे जो है 2 क्विंटल वीट जो है वो चाहिए। तो इसने ऑफर बोला, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने ऑफर दिया कि भैया क्या आपको वीट जो है जो हमारे पास अवेलेबल वो चाहिए क्या? बोले हाँ साहब चाहिए, पर कितना चाहिए? 2 क्विंटल चाहिए। बोले साहब ठीक है मिल जाएगा। 2 क्विंटल वीट इसने बोल दिया साहब 20,000 रुपए का पड़ेगा, से सपोज एग्जाम्पल के तौर पे। बोले ओके सर, डन हो गया सारी चीज। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है दोस्तों डिलीवरी करने की। किसकी बात आएगी अब? डिलीवरी की। तो अब जब बात आई डिलीवरी की तो इसने अब देखो क्या होगा, या तो वो 2 क्विंटल एक साथ ट्रांसफर कर देगा, बोलो हाँ या ना, वही फिजिकली या कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डजंट मैटर। बोले ओके सर आप कर दो। 2 क्विंटल इसने कर दिया, इसको 2 क्विंटल मिल गया, बात खत्म हो गई। इसने पेमेंट कर दिया, ये सुनो, तो जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन दिया था कि बोले भैया आप इधर गुड्स डिलीवर कर दो, मैं इधर पेमेंट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर इसने बोला साहब 2 क्विंटल एक बार में नहीं जा पाएगा, से सपोज 2 क्विंटल एक बार में नहीं जा पाएगा। तो आप एक काम करो, 1 क्विंटल एक बार में ले जाओ और 1 क्विंटल जो है बाद में ले लिया। तो इसने क्या कर दिया? पार्ट में कर दिया। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस और नो? यस। अब यहां पे 10 क्विंटल वेट था, तो यहां पे ये बोरे ऐसे लगे हुए थे, बैग्स, यस और नो? यस। और यहां पे 10 क्विंटल वीट अवेलेबल थे। अब इसमें से इसने क्या किया? तो ये तो बेसिकली कौन सा गुड्स होगा दोस्तों? अनअसर्टेन्ड, है ना। पर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्टेन। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो से सपोज हमने ये 2 क्विंटल जो वीट है वो सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब इसमें से हाफ गुड्स, 1 क्विंटल गुड्स जो है एक बार में भेज दिया, यस नो? यस। तो अब ये बताओ, जैसे ये 1 क्विंटल गुड्स जो बी के पास गया, तो इस टाइम पे जो है डिलीवरी कितने की मानी जाएगी? 2 क्विंटल की या 1 क्विंटल की? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक साथ अगर 2 क्विंटल देते तो बात खत्म हो जाती। एक साथ अगर 2 क्विंटल देते तो बात खत्म हो जाती, यस और नो? पर यहां पे एक एक करके दिया गया है, एक एक करके दिया गया, एक एक करके दिया गया है। मतलब क्या हो गया कि एक बार में 1 क्विंटल एंड एक बार में दूसरा क्विंटल, यस और नो? तो अगर मैंने दोनों क्विंटल एक साथ दिया होता तो बात खत्म थी, पर अभी क्या किया हमने? एक साथ दिया, एक एक करके। तो 1 क्विंटल जो मैंने दिया तो उसकी जो डिलीवरी मानी जाएगी 2 क्विंटल या 1 क्विंटल? तो अगर आप ये बोलो सर 1 क्विंटल मानी जाएगी, यस और नो? 1 क्विंटल मानी जाएगी। और ये जो 2nd क्विंटल आपके पास आने वाला था, ये अगर खराब हो गया
तो आप बोलोगे साहब मेरे को 1 क्विंटल मिला है, 1 क्विंटल नहीं मिला। पर अगर आप ये बोल दोगे कि पहला लॉट आया तो डीम टू बी डिलीवर्ड 2 क्विंटल, और इन द केस अगर ये सेकंड वाला क्विंटल जो सेकंड लॉट आपके पास जाने वाला था वो अगर नहीं गया है ना, तो क्या माना जाएगा कि भैया बी को तो पूरी डिलीवरी मिल चुकी है। डाउट अराइज हो गया। इसलिए सेक्शन ने क्लियर किया इस चीज को, सेक्शन नंबर 34 के माध्यम से देखिएगा कि अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। क्या बोल रहा है? इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। मतलब क्या बोल रहा है कि भैया मैंने क्या किया था, इस 10 क्विंटल में से एक एक क्विंटल अलग अलग कर दिया था। ये एक बोरी अलग थी और दूसरी बोरी अलग थी। मैंने आज इसको भेजा और कल इसको भेजने वाला था। तो मैंने क्या किया, ये जो अनअसर्टेन्ड गुड्स था मैंने इसको असर्टेन्ड कर दिया। मैंने क्या कर दिया? असर्टेन्ड कर दिया और इसको 2 बोरी में भर के जो है अलग रख दिया। अब बात यह थी कि भाई नहीं जा रहा था एक बार में, तो बायर के कहने पे मैंने एक गुड्स को आज भेजा और एक गुड्स को उसके बाद भेजा। तो जब मैंने पहला यूनिट, पहला बैग जो है बायर को भेजा 1 क्विंटल का, तो क्या मैं ये मान लूं कि एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुड्स द पोजीशन ऑफ 2 क्विंटल व्हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर? यस और नो? यस। तो देखो सेक्शन क्या बोला, द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। आप पूरा ही भेजने वाले थे पर एक साथ नहीं जाना था, तो आपने अलग अलग करके भेजा। तो इसका मतलब हैज द सेम इफेक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से इफेक्ट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए माना जाएगा कि भैया आपने पूरी गुड्स की डिलीवरी कर दी है। कहने का मतलब समझ में आया क्या दोस्तों? यस, कि जैसे ही आपने 1 क्विंटल गुड्स उसको दे दिया तो इसका मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली ये मान लिया जाएगा कि बायर जो है वो 2 क्विंटल का मालिक हो गया। तो अगर इन द केस ये जो रिमेनिंग 1 क्विंटल यहां पे डैमेज हो जाता है, समझ में आ गया? डैमेज हो जाता है, who will bear the risk? Buyer will bear the risk। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस, क्योंकि जैसे ही गुड्स यहां पे भेजता इसके बाद गाड़ी आती, दूसरा गुड्स इसको भेज सकता था। यस और नो? यस। या पहला गुड्स उसने भेजा और दूसरी गाड़ी को बुलाया था उस पे लोड करवाने के लिए, उसी बीच में यहाँ पे गुड्स में आग लग गई या कुछ भी हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी जो है सेलर नहीं लेगा, बायर लेगा। आगे बात समझ में? यस। सेकेंड बोलता है बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट फ्रॉम द होल। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सीवरिंग इट फ्रॉम द होल। और अगर ये वर्ड समझ में आ गया हो दोस्तों, क्या बोल रहा है? बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगर आपको समझ में आया हो, सीवरिंग की बात कर दिया। पिछले केस में क्या बोला? अगर मैंने पहला पार्ट पढ़ा होता, कौन सा पार्ट? सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा था साहब? पूरा एक गया तो मान लूंगा मैं दूसरा गया है। क्या बोला? एक गया तो मैं मान लूंगा दूसरा गया है। पर सेकंड वाले ने क्या बोला कि बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट फ्रॉम द होल। तो साहब क्या बोल रहा है? इंटेंशन मेरा क्या था? अलग करने का, तो मैंने अलग कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो उस केस में जो है डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। मतलब ये जो है साहब, इस 2 को मैंने अलग कर दिया था, तो एक बोरी मेरे पास रखी हुई थी, दूसरी बोरी इसके पास चली गई थी, तो पहली वाली बोरी की डिलीवरी हो जाएगी बट दूसरे वाली बोरी की डिलीवरी मैं नहीं मानूंगा। दोनों ही सेक्शन, दोनों ही सब क्लॉजेस जो है आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो एक बोल रहा है साहब मैं पूरा मान लूंगा,
तो भाई उस केस में तो किसको मजा आ जाएगा, सेलर को मजा आ जाएगा, भैया मेरा टेंशन खत्म हो गया। और दूसरे वाले में किसको मजा आ रहा है, बायर को मजा आ रहा है, साहब मेरा टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि एक जो अभी भी पोजीशन में है ए के, वो क्या मान रहा है साहब कि वो डिलीवरी नहीं मान रहा है, वो गुड्स अभी भी किसके पोजीशन में, ए के पोजीशन पे है। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, यस और नो, यस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो ये बोल रहा है साहब a delivery of parts of goods in progress of the delivery of the whole। यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल, और दूसरे में क्या बोल रहा है, सीवरिंग इट फ्रॉम द होल। तो ये दो वर्ड पे फोकस देना है बेसिकली अपने को, एक तो किस पे, प्रोग्रेस पे, और दूसरा किस पे, सीवरिंग पे। चल समझते हैं इसको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो, यस। तो अब यहां पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या करो, पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल, कहने का मतलब क्या हो गया, समझिएगा। ये बोल रहा था साहब मैं गुड्स भेज रहा था, पर गुड्स जो है, ध्यान समझिएगा, अब ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी मैंने लोड की, ठीक है, अब ये यहाँ पे ट्रक है मान लो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे गाड़ी लोड कर रहा हूं, तो ये मेरे पास गुड्स था पूरा, ओके। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स निकाल रहा हूं, जितने भी गुड्स हैं, ये बोल रहे साहब जितनी गाड़ी में आ जाए उसको रख दो, फुल हो गई गाड़ी, दूसरी गाड़ी मंगाओ, यहां पे रखो, फिर रख दिया। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। इसको हम बोलेंगे इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। तो जब आप बोल रहे हो कि भैया एक ये निकल गई, चलो निकल गई, बराबर है, अब दूसरे का ट्रक जो मान लो दूसरे का लगा होता, तीसरे का लगा, चौथा, तो इसका जो रिमेनिंग वाला गुड्स था उसको भरने में 4-5 घंटे का और लगेगा टाइम, तो बोले साथ साथ में निकालो, जो भर गया उसको निकाल दो आगे। तो अब जब सेकंड वाली गाड़ी भरेगी, ट्राई अंडरस्टैंड दैट, तो उसमें वो क्या बोलेंगे, इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द, तो इसने बोला था भैया मेरे को पूरा चाहिए, इसने क्या बोला था पहले केस में, मेरे को पूरा चाहिए, पर गाड़ी में गुड्स नहीं आ रहा था, तो इसलिए जितना आया गुड्स वो गाड़ी में रख दिया, और बाकी का गुड्स जो है वो दूसरी गाड़ी में रख दिया। उसको चाहिए था पूरा, समझ में आ रहा है, उसको चाहिए था पूरा इतना गुड्स, और ये गुड्स जो है एक गाड़ी में नहीं आ रहा था। आ रहा है बात समझ, जैसे सपोज मान लो सामने वाले को कितनी कार चाहिए थी, सपोज मान लो कार चाहिए थी 20 कार, तो एक ट्रक में एक बार में 10 कार ही आ रही थी, या सुनो, तो उसने कोई सीवियरिंग नहीं की थी, अलग नहीं किया था, पूरी गाड़ी थी, पूरी बुक थी, उसमें से उसने बोल दिया भैया 10 कार इसमें ले जाओ, बाकी का 10 कार मैं दूसरी गाड़ी में भेजता हूं। तो इस केस में क्या मानोगे कि डिलीवरी जो है वो होल की हो रही है। तो यहां पे जो बाकी के 10 कार रखी हुई हैं, मैंने उसको अलग नहीं किया, ध्यान समझ, इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट नहीं है, उसी में रखा हुआ है, स्टॉक में ही रखा हुआ है, मैंने उसको अलग नहीं किया, 10 भेज दिया, 10 कोई भी स्टॉक में से निकाल के मैं भेज देता। आगे बात समझिए, तो पहला वाला अप्लाई हो जाएगा। दूसरा वाला क्या होता है कि साहब मैंने क्या किया, बट डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट फ्रॉम द होल, सेवरिंग इट फ्रॉम द होल। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 20 कार थी, 20 कार थी, ठीक है, अब 20 कार में इसको जो है से सपोज मान लो 12 कार चाहिए, तो अब ये 20 कार में मैंने 12 कार निकाल के अलग कर दी। पिछले केस में नहीं किया था, 20 की 20 रखी हुई थी, पहले मैं 10 डाल दिया, बाकी में अब जो आया तो वो मैं डाल दूंगा, तो उसमें मैंने अलग नहीं किया था। बट सेकंड वाले केस में क्या बोल रहे हैं कि जो 20 कार है, 20 में से 12 कार आप अलग निकाल दो, ओके, और एक एक बार में जो है, तो एक बार में जो है 8 कार जाएंगी और एक बार में जो है वो 4 कार जाएंगी। तो ये जो 12 आपने सेपरेटली रख दिया, हर बात समझ लीजिए। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेकंड वाला पॉइंट। और इस केस में जब गुड्स कितना चला जाएगा दोस्तों, 8 गुड्स चले जाएंगे, तो इसकी मैं मान लूंगा डिलीवरी हो गई, बट रिमेनिंग 4 की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, रिमेनिंग 4 की डिलीवरी जो है वो नहीं हुई है। तो इस 4 की डिलीवरी जो है कब होगी, जब एक्चुअल में डिलीवरी होगी तब मानी चाहिए। तो पहले केस में क्या बोल दिया कि भैया मैंने आपको 20 की डिलीवरी की बात की थी, 20 आपको डिलीवरी मिलेगी, सेम है। तो मतलब मैंने क्या बोल दिया, अगर मैंने
10 गुड्स भेजे आपको, तो 10 नहीं मतलब मैंने 20 भेजे, क्योंकि मैंने उसको अलग नहीं रखा था। पर अगर मैंने उसको अलग रख दिया बाकी से अलग करके, तो आ रही है बात समझ, तो जितना मैंने एक्चुअल भेजा तो उसको डिलीवरी माना जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग वहां पे रखा हुआ है उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। जब आप उसको डिलीवर करोगे तभी डिलीवरी मानी जाएगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 34। आई होप आई एम क्लियर। यस, सेक्शन नंबर 35 बोलते हैं। यस, ये बोलते हैं बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। क्या मतलब बोल रही है आगे, इसको कॉन्सेप्ट समझो। तो नॉर्मली यहां पे सेलर है, यहां पे बायर है। सेलर ए है, बायर बी है। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें ध्यान से समझना। इसने बोला मुझे जो है I want to sell umbrella at the rate of rupees 100 each, okay, 500 क्वांटिटी। तो कितना हो गया, 50,000 रुपए का। एग्री कर लिया, एक्सेप्ट। तो जैसे इसने ऑफर भेजा और इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सेक्शन नंबर 5 कंप्लाइड हो गया। यस और नो? यस। अब चूंकि अम्ब्रेला सीजनिंग गुड्स है, यस और नो, मानसून में बिकता है, तो बायर बोला ठीक है भाई मेरे को अभी दे दो। सेलर बोला नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, जैसे ही मानसून चालू हो जाएगा मैं उस टाइम पे जो है गुड्स आपको परचेज करके दे दूंगा। तो ये कौन सा गुड्स हो गया दोस्तों, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, कंटिंजेंट गुड्स है ना। कंटिंजेंट गुड्स कौन से हैं दोस्तों, जो अभी नहीं खरीदा जाएगा, सब्सिक्वेंटली एक्वायर किया जाएगा ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। तो ये जो सिचुएशन है, कंडीशन अगर ये हैपनिंग होगी, राइट, और उस वक्त आप खरीदोगे, राइट, तो ये गुड्स हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट गुड्स। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता था, ऑफर ऑफ सेल एंड एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। तो अब ये क्या कर देगा, डिलीवरी। नॉर्मली इस केस में क्या कर देगा, डिलीवरी। अगर गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स है तो वो क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। क्या बाहर से पूछने की जरूरत है, क्या बाहर से पूछने की जरूरत है, उसने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास गुड्स है। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त वहां पे टाइम प्लेस सब लिखा होगा, बोलो हाँ यार ना, आपने उस टाइम पर्टिकुलर प्लेस पे डिलीवर कर देना। पर अगर बात कंटिंजेंट गुड्स की हो रही तो बताओ जरा फटाफट से, क्या टाइम एंड प्लेस पहले से निर्धारित होगा, नहीं, टाइम एंड प्लेस पहले से निर्धारित नहीं था, यहां पे तो गुड्स ही नहीं था, गुड्स ही नहीं था, टाइम एंड प्लेस डिलीवरी की तो बात ही नहीं आएगी। तो इसने बोला साहब आज एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, पर क्या आज डिलीवरी पॉसिबल है, आज डिलीवरी पॉसिबल नहीं। डिलीवरी कब पॉसिबल होगी दोस्त, जब भी वो सिचुएशन आएगा तब होगी। तो जैसे ही मानसून आया, अब इसने ऑर्डर दिया हुआ था 500 क्वांटिटी का, तो इसने बोला 1000 क्वांटिटी चलो परचेज कर लेते हैं, ये 500 का ऑर्डर है मेरे पास, यस और नो, और परचेज कर लेते हैं। इसने मान लो एडवांस भी दिया हुआ था 10,000, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, ऑफर हो गया, एक्सेप्ट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं साहब, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल। बार बार भूल जाते हो यार आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं था तो डिलीवरी की बात नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं था तो ड्यूटीज ऑफ सेलर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 31 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो था वो नहीं था, वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल था। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल के तो गाड़ी रुक गई ना साहब, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, पेमेंट भी है, ओके, पर डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो, क्योंकि सेक्शन 31 अगर आप देखोगे, सेक्शन 31 क्या बोला, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पर यहां पे कौन सा सेल है, एग्रीमेंट टू सेल।
आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन, क्योंकि वहां पे गुड्स आपने खरीदे ही नहीं था उस वक्त, तो डिलीवरी की तो बात ही नहीं आती साहब। कब जब आप परचेज करो, आपके पास होगा, आप टर्म्स बनाओगे, तब तो उसमें टाइम आप मेंशन करोगे एग्रीमेंट टू सेल में। तो ऐसा टाइम एंड प्लेस की तो बात ही नहीं आ रही, तो डिलीवरी कैसे करोगे? सेलर ने डिलीवरी नहीं की, सेलर ने डिलीवरी नहीं किया। जब सेलर ने डिलीवरी नहीं किया तो बायर ने बोला भैया आपने डिलीवर नहीं किया, मैं आपको सू करूंगा। पूरा मानसून चला गया, बताओ आपने डिलीवर नहीं किया मेरे को अम्ब्रेला, मेरा लॉस हो गया साहब, मैंने आपको 10,000 रुपए भी दिया था, मैं आपको सू करूंगा। बोले नहीं साहब, आप सू नहीं कर सकते। जब मानसून आया, हमारी एग्रीमेंट हुई थी, ठीक है, सारी चीजें, आपने 10,000 रुपए एडवांस भी दिया था, पर सर आपको बताना तो चाहिए कि डिलीवरी आपको कब चाहिए, क्योंकि ऐसा आपने टाइम और प्लेस नहीं बताया। बायर बोलता है साहब मैंने, ठीक है चलो टाइम प्लेस नहीं बताया, पर चूंकि मैंने आपको 10,000 रुपए दिया था, मानसून आता, आपने भेज देना था। बोले साहब मैं कैसे भेज दूं, मैं कैसे भेज दूं? भाई जो एग्रीमेंट, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग 5 महीने पहले बनी है, यस और नो, मैं उसको कैसे भेज दूं जब तक आपने मुझे बताया नहीं कि डिलीवरी कब और कहां करनी है? यस और नो? यस। तो सेक्शन 35 बोलता है अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली बताया नहीं गया, आपने नहीं बताया, और देयर इज व्हाट सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। क्या बोल रहा है? अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। हर केस में नहीं दोस्तों। किस केस में? अनलेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, आपने चूंकि ये एग्रीमेंट टू सेल था तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, हाँ या ना? यस। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम, सेलर इज नॉट बाउंड टू। आ रहा है बात समझ? अगर उसने डिलीवर नहीं किया तो जो बायर उसको नहीं कर सकता अनलेस बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। तो यहां पे क्या होएगा कि इन द केस ऑफ कंटिंजेंट गुड्स वेयर द एक्विजिशन इज बीइंग डन or subsequently after making what agreement to sale, in that case buyer must apply for delivery। उसको कब डिलीवरी चाहिए, कहां पे चाहिए, राइट, किस टाइम पे चाहिए, वो उसको मेंशन करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा। किसको? सेलर को। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 35 लिखा है, where the goods are subsequently acquired by seller, he should intimate this to buyer कि भैया goods आ गया है, and the buyer should then apply for delivery। Buyer should then apply for delivery unless otherwise agreed। The buyer has no cause of action against the seller if he does not apply for delivery। तो यहाँ पे क्या मतलब समझ में आया दोस्तों कि जैसे ही goods किसने? सेलर ने खरीदा था। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सेलर ने खरीदा था, बताओ जरा कौन जीतेगा? बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा? इस केस में सर बायर जीतेगा, बायर जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि जब सेलर ने गुड्स खरीदा था तो बायर को नहीं बताया था, और जब बायर को बताया नहीं था तो बायर को पता नहीं था। कैन अंडरस्टैंड दैट? देखो बहुत अच्छी बात है, सेलर ने जब गुड्स खरीदा तो बायर को एटलीस्ट इंटीमेट करना चाहिए कि भैया मैं गुड्स आ गया। हाँ, अब इसके बाद अगर सेलर गुड्स डिलीवर नहीं करता तो फिर जो है सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, है ना, क्योंकि बायर ने अप्लाई नहीं किया था। आगे बात समझ? पर इस केस में, हमारे केस में सेलर ने क्या नहीं किया? इंटीमेट ही नहीं किया बायर को कि मैंने गुड्स खरीद लिया, आओ भाई डिलीवरी के लिए बताओ कब डिलीवरी देनी है। इतना तो सेलर ने बताना चाहिए था। तो जब बायर ने बोला मेरे को पता ही नहीं लगा तुमने कब गुड्स खरीदा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ डिलीवरी चाहिए? यस और नो? यस। तो इस केस में कौन जीत जाएगा? बायर जीत जाएगा। पर अगर सेलर ने इंटीमेट कर दिया होता है कि भैया मैंने गुड्स खरीद लिया है, बताओ कहां पे भेजना है, कब भेजना है, उसके बाद अगर बायर ने नहीं बोला होता और सेलर ने नहीं भेजा होता तो फिर उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो दिस सेक्शन 35 वन लाइन सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। I hope I am clear? Yes or no? Yes। तो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो दो चीजें याद रखना, अगर 3 चीजें याद रखना बेसिकली यहाँ पे। गुड्स अगर क्या है? सब्सिक्वेंट है ना, दैट इज कंटिंजेंट गुड्स है, तो सेलर ने क्या करना पड़ेगा? बायर को इंटीमेट करना पड़ेगा, एंड देन बायर ने क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, तभी सेलर जो है गुड्स डिलीवर करेगा। अदरवाइज सेलर कभी भी बाउंड नहीं होगा डिलीवर करने के लिए इन केस ऑफ व्हाट? कंटिंजेंट गुड्स। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि साहब जब बात आती है टाइम की, जब बात आती है प्लेस की, जब बात आती है डिलीवरी के कॉस्ट की,
है ना। तो ये कब अप्लाई होंगे, कहाँ अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, कौन बेयर करेगा कॉस्ट को, ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा दोस्तों, रूल्स एज टू डिलीवरी बताएगा। तो बेसिकली रूल्स एज टू डिलीवरी किसकी बात करेगा, टाइम की। रूल्स ऑफ डिलीवरी किसकी बात करेगा, प्लेस की। रूल्स ऑफ डिलीवरी जो बात करेगा वो कॉस्ट की। रूल्स ऑफ डिलीवरी बात करेगा इफ गुड्स आर इन पोजीशन विद थर्ड पार्टी। चार चीजें याद रख लीजिए, डिटेल में इसको कवर करता हूं। तो डिलीवरी याद रख लीजिएगा 31 से शुरू हो रही है, दैट इज ड्यूटीज ऑफ द सेलर एंड बायर। नंबर 2 32 जो है वो बोल रहा है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट, कंडीशन होना चाहिए। 33 जो है वो बोल रहा है दोस्तों डिलीवरी के बारे में या तो क्या कर दो, एनीथिंग, आप तो कुछ तो करो, या तो पोजीशन में दे दो या तो ऑथराइज टू होल्ड, तीन में से कोई भी एक चीज हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। 34 बोलते हैं साहब इफेक्ट ऑफ पार्ट, अगर पार्ट डिलीवरी में कर रहे हो तो अगर आपने इन प्रोग्रेस में 100% ही भेजना है आपको, इन प्रोग्रेस में आप सेकंड लॉट भेज रहे हो तो पहला लॉट जैसे ही आएगा तो मैं मान लूंगा कि भैया पूरा लॉट उसको चला गया है। और दूसरा बोलता है कि अगर सीवियरिंग पोजीशन पे है तो जो आपने भेज दिया उसकी डिलीवरी मानी जाएगी, जो आपने रिमेनिंग अपने यहाँ पे रखा है सेलर ने उसकी डिलीवरी नहीं मानी जाएगी अनलेस यू मेक व्हाट एक्चुअली ट्रांसफर टू बायर। क्लियर, यस। 36 बोलते हैं साहब 35 बोलते हैं कि अगर कंटिंजेंट गुड्स है ना, और इसका मतलब है सेलर सब्सिक्वेंटली गुड्स परचेज कर रहा है, तो जैसे ही गुड्स परचेज कर लेता है सेलर ने बायर को इंटीमेट करना चाहिए एंड देन बायर ने सेलर को अप्लाई करना चाहिए, तभी सेलर के पास बाउंडेशन आएगी गुड्स की डिलीवरी की। आगे बात समझ में, यस। सेक्शन नंबर 36 बोलते हैं रूल एज टू डिलीवरी। नंबर 1 प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो इसको देखो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, ये मैंने यहाँ पे समरी बनाई हुई है। ये बोलते हैं साहब देखो सिचुएशन आप समझ लीजिए, प्लेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जहां से गुड्स डिलीवर करना है या जहां पे गुड्स डिलीवर करना है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि गुड्स जहां से डिलीवर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेलर्स लोकेशन। प्लेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या है, फ्रॉम वेयर सेलर इज टू बी डिलीवर द गुड्स टू बायर। तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेस, तो जब मैं प्लेस की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी कहां पे होनी चाहिए, मैं बात करूंगा डिलीवरी कहां से होनी चाहिए। आ रहा है बात समझ, यस। तो ये बोल रहे साहब, ध्यान से समझिएगा। पहला मतलब वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर। बात ये आ रही कि बायर ने गुड्स पोजीशन में लेना हो या सेलर ने गुड्स को देना हो, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो अगर बाय एक्ट और आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हो उसी को क्या माना जाएगा, प्लेस माना जाएगा। तो कहने का मतलब पहले लाइन ने क्या बोल दिया कि प्लेस का मतलब प्लेस स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है आप उसी प्लेस को जो है प्लेस ऑफ डिलीवरी ले लो। ओके, अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर प्लेस में स्पेसिफाइड नहीं है, प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, तो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड। तो गुड्स जो बेचा गया है, बेच दिया गया, उसको आप डिलीवर करेंगे तो कहां से करेंगे, एट द प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शब्द है एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। मतलब सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त जहां पे उस समय गुड्स था वही प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाए। मतलब सेलर ने वो गुड्स वहीं से उठा के बायर को देना है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो, यस। और अगर गुड्स एग्री टू बी सोल्ड मतलब आज नहीं फ्यूचर में उसको सेल करना है तो ये बोलेगा एट द प्लेस, वो प्लेस माना जाएगा एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। तो जिस समय आप एग्रीमेंट बना रहे हो मतलब फ्यूचर में मैं सेल करने की बात कर रहा हूं, तो जिस समय आपने ये वादा किया होगा किससे, बायर से, और उसी वक्त ये गुड्स जहां पे भी रहा होगा उसी को प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। और if not then in existence at the place at which they are manufactured or produced। और अगर वो गुड्स उस टाइम पे अवेलेबल ना रहा क्योंकि फ्यूचर है, कंटिजेंट गुड्स के केस में बात कर रहा है, तो जब भी गुड्स फ्यूचर में जहां पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा होगा मतलब एट फैक्ट्री प्लेस, क्या बोला मैंने,
फैक्ट्री प्लेस को ही क्या माना जाएगा दोस्तों, प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो? यस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब समझ में आ गया, सेलर का लोकेशन हमको डिटरमाइन करना है। तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल में इफ प्लेस ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, तो बस जो भी आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया प्लेस वही हो जाएगा। एंड डिलीवरी शैल बी टेकन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑन अ वर्किंग डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, बिजनेस आवर्स, वर्किंग डे, हर जगह पे लगेगा। पर अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, है ना। तो वहां से आप निकालोगे जब आप एग्रीमेंट टू सेल बना रहे थे उस मौजूदा हालात में गुड्स जहां पे भी अवेलेबल रहेगा वही आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा, वहीं से आपको गुड्स डिलीवर करना है। चाहे वो अगर वेयर हाउस में रहा हो तो वेयर हाउस से, फैक्ट्री में रहा हो तो फैक्ट्री में। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इफ प्लेस ऑफ डिलीवरी इज नॉट स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड ना रहा हो, ठीक है, तो ये बोलते हैं साहब डिलीवरी मस्ट बी मेड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। तो जिस वक्त आप सेल कर रहे हो उसी टाइम पे जो गुड्स जहां पे रहा होगा वहां माना जाएगा। गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। इफ द गुड्स आर नॉट अवेलेबल, है ना, यहां पे गुड्स नॉट अवेलेबल रहा हो तो फैक्ट्री प्लेस हो जाएगा। और अगर गुड्स अवेलेबल रहा हो, गुड्स अगर अवेलेबल रहा, एग्रीमेंट में आपने स्पेसिफाइड किया है, और गुड्स अगर अवेलेबल है तो कहां पे मान लिया जाएगा, प्लेस, करंट लोकेशन, उस समय गुड्स जहां पे भी अवेलेबल रहा होगा वो मान लिया जाएगा, बिकॉज एज पर द एग्रीमेंट। क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल है तो ऐसा तो एग्रीमेंट बना नहीं है, तो जिस समय आप एग्रीमेंट टू सेल बना रहे होगे वही लोकेशन उस समय मान लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स। बाउंड का मतलब क्या हो गया, सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। बाउंड क्या मतलब हो गया, पेमेंट आ गया उसको, पेमेंट रिसीव्ड हो गया। अब चूंकि उसको पेमेंट रिसीव्ड हो गया तो बाउंडेशन आ गई उसको, तो क्या बोला है, द सेलर इज बाउंड टू सेल देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। विद इन अ रीजनेबल टाइम आप उसको, पेमेंट आ गया, अब रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, तो ये बोला भैया पेमेंट आ गया तो आप एक काम करो, बस को ट्रक को बुलाओ। तो ट्रक को जितना आने में टाइम लगेगा, तो से सपोज 2 घंटा लग गया। इसके बाद लेबर को बुलाओ, तो लेबर को आने में से सपोज 1 घंटा लग गया, है ना। अब और क्या हो सकता है, इसको लोडिंग करने में जितना मान लो 3 घंटा और टाइम लग गया, पैकिंग करने में से सपोज 2 घंटा और टाइम लग, तो ये जो रीजनेबल टाइम है इतने। अब इसके बाद उसको जो है 2 दिन लगेगा, 2 डेज लगेगा वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने को। तो ये सब जो है मिला के क्या माना जाएगा, रीजनेबल टाइम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि एक्सपेक्टेड टाइम, इतने तक में गुड्स आ जाना। जैसे मान लो मैंने गुड्स मंगाया दिल्ली से, है ना, तो सपोज मान लो मैं पूना में हूँ, अब मैं दिल्ली से गुड्स मंगा रहा हूँ, तो अब ये मेरे को पता है कि तुरंत नहीं आ जाएगा, है ना। अब वो क्या होएगा, गुड्स वहां पे क्या है, गोडाउन से आएगा, लोड होएगा, पैक होएगा, काउंटिंग होएगी, है ना। इसके बाद जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस पे जाएगा, ठीक है, वहां से अब गुड्स लोड होएगा, पैक होएगा, है ना। अब उसका पूरा लॉट वहां से ट्रक आएगा, उस पे लोड होगा, देन वो रेलवे स्टेशन पे जाएगा या जो भी जहां पे भी बिग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे जाएगा, एंड उसके बाद वहां से चलेगा, ओके, और 24 घंटे बाद जो है वो पुणे पहुंचेगा। तो इतना एक रीजनेबल टाइम हो जाएगा, है ना। पर अब बोले साहब नहीं आया इतने दिन में, क्या प्रॉब्लम हो, अरे सर लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, अगेन रीजनेबल टाइम, कितने दिन का, 2 दिन का, चलो 2 दिन और। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रीजनेबल टाइम एंड इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस। तो अगर वहां पे स्ट्राइक की बात हो रही है, संडे हो गया है या कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया है या कुछ यू नो दैट वहां पे कोई कांड हो गया जिसकी वजह से सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गए हो, है ना, या तो बस या किसी का कुछ भी वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी है उनका एक्सीडेंट हो गया हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई हो जिसकी वजह से नॉर्मली इतना टाइम जो कंज्यूम होना था वो हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो रीजनेबल टाइम में माना जाएगा। आगे बात समझ। पर सर आपने अभी अभी बोला एक चीज, क्या सर, एक्सीडेंट।
क्या एक्सीडेंट रीजनेबल है? क्या एक्सीडेंट को रीजनेबल टाइम पे बोला जाएगा दोस्तों? एक्सीडेंट जो है दोस्तों रीजनेबल में नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा। एक्सीडेंट यदा कदा एक्सीडेंट होने दुर्घटना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली जो कौन लेगा दोस्तों? सेलर लेता है। आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 26 में, प्राइमा फेसी जो रिस्क होता है वो किसका होता है? सेलर का होता है। यस सुनो, यस। अच्छा, अगर एग्री किया हो सेलर ने कि नहीं भैया अब ये रिस्क आपका है, तो फिर डेफिनेटली वो बायर ले। तो एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रीजनेबल टाइम पे नहीं आएगा, बट जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें जो टाइम कंज्यूम होने वाला है वो आपका रीजनेबल टाइम में कवर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। अब ये बोलते हैं साहब तीसरा, अगर गुड्स थर्ड पार्टी के पास हो, किसके पास हो? थर्ड पार्टी के पास। से सपोज ए ने बी को, बायर को गुड्स भेजना था, तो उसने डायरेक्टली नहीं भेजा, उसने किसको दे दिया? थर्ड पार्टी को दे दिया। थर्ड पार्टी मतलब कैरियर को, और बोला अब ये गुड्स जो है वो बी को पहुंचा देना, है ना? यस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान समझिए। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, क्या बोल दिया यहाँ पे? वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। सर ये जो आपने कैरियर बताया तो अभी वाला टाइम वही है कि सर आप कैरियर को दे रहे हो, कैरियर गुड्स पहुंच जा रहा है, सब रीजनेबल टाइम। हाँ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर लो, कैरियर हो गया तो ये नॉर्मल वाला टाइम आ जाएगा, रीजनेबल टाइम कवर, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो कैरियर की जगह पे ये ओनर था गुड्स का, पर सेलर ए था। अब बताओ क्या बी के लिए ये जो ओनर है ये थर्ड पार्टी हो गया? हाँ सर, अब हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कैरियर एंड ओनर में। तो ओनर जो है गुड्स का कौन था? थर्ड पार्टी से, सपोज मान लो सी। पर बी किससे डील कर रहा है? ए से। तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ व्हाट क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पढ़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट किसी और से करेंगे बट फुलफिल कोई और करेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर गुड्स जो है वो ओनर के पास है, जो कि बी के लिए थर्ड पार्टी। बोले ओके। अब क्या किया, बी ने ए को, ए से बोला कि भैया मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो ए ने बी को ऑफर दिया, हाँ भाई इतना गुड्स अवेलेबल है, इस रेट में मिलेगा। बोले ओके डन, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, कितने के पार्ट है? थर्ड पार्टी। There is no delivery by buyer to seller unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the good on his behalf. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? He holds the goods on his behalf. क्या ये ओनर, ध्यान से समझना, बी के बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा था? नहीं सर, बी के बिहाफ पे होल्ड नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि थर्ड पर्सन ये कौन होएगा दोस्तों? ये थर्ड पर्सन वो होएगा जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना कि ए को। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो थर्ड पार्टी है दो तरीके से हो सकता है, या तो ये सेलर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो ये बायर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बोलो हाँ या ना? या तो ये कैरियर भी हो सकता है। अब चलो, अब तीनों चीजें पकड़ते हैं, तीनों चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो एक तो मैंने बोल दिया ओनर ऑफ द गुड्स, ये भी थर्ड पार्टी बायर के लिए, कैरियर ये भी थर्ड पार्टी, और एक जो है एजेंट, किसका? बायर का। तीनों को पकड़ते, लेट्स सी अंडरस्टैंड तीनों सिचुएशन में डिलीवरी मानी जाती है नहीं मानी जाती, ठीक है। चलो, बी ने ए के साथ समझौता किया, ए ने बी के साथ समझौता किया, हाँ भैया मेरे को जो है से सपोज ओके क्या मान लेते हैं अपन, यस 10 बॉक्स या 100 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज चाहिए। बोले ओके 10 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज चाहिए, पेरिशेबल गुड था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोला साहब, इसने पेमेंट कर दिया, इसकी ड्यूटी थी पेमेंट करने की, इसकी ड्यूटी थी एक्सेप्ट करने की, इसकी ड्यूटी थी ऑफर देने की, तीनों हो गई। अब बात आ गई डिलीवरी पे। चूंकि गुड्स एग्जिस्टिंग था, चूंकि गुड्स स्पेसिफिक था, चूंकि गुड्स असर्टेन था, तो यहाँ पे 35 लगेगा, यानी कि बायर को अप्लाई करने की जरूरत पड़ी डिलीवरी के लिए। नहीं भाई साहब, सब हो गया, पेमेंट कर दिया, भैया ए ने डिलीवर करना है। अब ए अगर बी को डायरेक्टली डिलीवर करता है तो ये लगेगा ही नहीं। पिक्चर क्लियर हो जाए, डिलीवरी होगी। ये बोले साहब मैंने ए ने कैरियर को दे दिया, किसको दे दिया? कैरियर को दे दिया। तो अब बताओ ओनरशिप किसके पास है गुड्स की? ओनरशिप किसके पास है गुड्स की? तो अगर आप अगर देखोगे पिछले वाले चैप्टर पे, चलो ये भी कवर करते हैं इसको,
पिछले वाले चैप्टर में बोला था गुड्स की जो प्रॉपर्टी अगर हम कैरियर को देते हैं, किसको देते हैं? कैरियर को। ये रहा, बताया था ना? यस, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, कंसेंट ऑफ द ओनर। तो ओनर इस केस में कौन था? ए, क्योंकि कैरियर है ना, तो ए ओनर था, ठीक है, और उसके कंसेंट में पोजीशन में गुड्स लिया है, तो क्या बोलते हैं? और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो शैल बी वैलिड एज इफ यू वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स, है ना? तो कौन हो जाएगा? टू मेक द सेम, provided that the buyer जो है acts in good faith and has not noticed that the seller has no authority to sell। तो ये क्या माना जाएगा? सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। तो यहां पे बोला बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर हैड। नॉर्मली बायर को नहीं मिलता है, पर जब प्रोवाइडेड दैट किया तो यहां पे क्या हो गया? बायर को मिल गया। तो ओनर कौन हुआ गुड्स का? ओनर कौन होगा गुड्स का? बायर। आगे बात समझ में? यस और यस। कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन नंबर 27। तो 27 में इस केस में, हाँ, तो इस केस में जब ए ने कैरियर को दे दिया कि भैया ले जाके गुड्स को बी को दे देना, तो इस जैसे ही ए ने कैरियर को गुड्स दिया तो इस गुड्स का ओनर कौन हो गया? बी हो गया। कौन हो गया? बी हो गया। कौन बोला? प्रोविजो टू सेक्शन 20, कौन सा था सेक्शन? प्रोविजो टू सेक्शन 27। प्रोविजो टू सेक्शन 27 ने बोला कि भैया इस गुड्स का ओनर कौन होगा? बी होगा। ओके, अब ये बोलते साहब चलो पोजीशन, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कैरियर में रखा हुआ गुड्स डैमेज होता है या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी है बी की। बराबर है? यस और नो? यस। सेम वे पे सेक्शन 36(3) ने बोला कि वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, मतलब जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उसी टाइम पे गुड्स जो था वो कैरियर के पास था। से एग्जांपल के तौर पे ए ने डी से गुड्स मंगाया था और डी ने गुड्स किसको दिया हुआ था? कैरियर को। तो उसी पे जो मैंगोज आए थे उसमें से ए ने कैरियर को बोला कि भैया 10 बॉक्स जो है, 100 बॉक्स जो है वो बी ने मंगाया, उसको वहीं से बी को भेजना है। हो सकता है? यस। तो वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, क्या बोला है? देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर, डिलीवरी नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मिनिमम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब जिस टाइम पे आप सेल कर रहे हो उस टाइम पे कैरियर ने बी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भैया आपका गुड्स जो है मेरे पास है। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? तो जैसे ही आप इन्फॉर्म कर दोगे दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, इन्फॉर्म कर दोगे तो क्या बी को डिलीवरी मिल जाएगी? यस। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोले हम इसको? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपको बताया था, एक मोड बताया था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव। इसको भी डिलीवरी मानी जाएगी। I hope I am clear. Yes. And provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to the goods. Clear है या नहीं clear है? Yes or no? Yes. क्या बोल रहे हैं? When at the time of sale the goods are with the third party, there is no delivery by the seller to the buyer unless there is acknowledgement to the buyer that he holds them on his behalf. तो कैरियर ने बोले भैया हाँ आपका गुड्स मेरे पास है तो वो डिलीवरी होगी, पर अगर उसने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं दी, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, तो इसे ऐसा डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। आगे बात समझ में? यस और नो? यस। But where the goods have been sold by the issue or transfer of any document of title to goods, मतलब एग्जांपल के तौर पे कैरियर ने इसको क्या दे दिया? बिल ऑफ लेडिंग दे दी। तो रेलवे रिसीट और बिल ऑफ लेडिंग सच थर्ड पार्टीज कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उस केस में जो है एज सच कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर कैरियर ने एक्नॉलेजमेंट दे दिए तो उसको फिर बिल ऑफ लेडिंग या कुछ भी बाद में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में दैट कंसेंट दैट एक्नॉलेजमेंट इज रिक्वायर्ड एंड वंस बी इज बायर इज एक्नॉलेज्ड बाय थर्ड पार्टी सच बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दिस इज व्हाट कॉल्ड दैट गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। तो जब भी गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन पे रहेगा एट द टाइम ऑफ सेल, किसके टाइम पे रहेगा? एट द टाइम ऑफ सेल। समझ में आ गया? तो सिचुएशन आप यहां पे समझो, ए है, बी है और ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अब घुमा रहा हूं, देखिएगा केस को। ए ने बी ने ए को, इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था, पिक्चर क्लियर कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था तो गुड्स किसके पास था? इसी के पास था। गुड्स किसके पास था? इसी के पास था। तो अगर गुड्स की डिलीवरी देनी तो क्या देना पड़ेगा इसको? जल्दी बोलो फटाफट से, फिजिकल डिलीवरी, क्योंकि गुड्स उसी के पास है। खत्म हो गई बात। समरी कर रहा हूं, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। पर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट गुड्स इसी के पास था। अब इसने क्या किया? डिलीवरी की बात है तो फिजिकल डिलीवरी इसने इसको दे दी। फिजिकल डिलीवरी किसने दी? इसको दी। बोलो हाँ या ना? यस। तो क्या बी को डिलीवरी मिल गई? क्या बी को डिलीवरी मिल गई? नहीं, बी को डिलीवरी नहीं मिली अनलेस बिल ऑफ लेडिंग और डॉक रिसीट इज प्रोवाइडेड टू बी, है ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो फिजिकल डिलीवरी हो रही है वो एट द टाइम ऑफ सेल नहीं थी। आफ्टर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड दैट गुड्स इज डिलीवर्ड टू सम थर्ड पार्टी। यस और नो? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बायर। तो इस केस में उसको एक एविडेंस चाहिए था। जब बिल ऑफ लेडिंग और ये डॉक्यूमेंट रिसीट बी को मिल गया तो फिर वो मान लेगा कि हाँ भैया डिलीवरी जो है मुझे मिल चुकी। एक्नॉलेजमेंट चाहिए इसको। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। क्योंकि ये थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी ने क्या किया? बिल ऑफ लेडिंग इशू कर दिया। तो बिल ऑफ लेडिंग इशू कर दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आ गया, ओनरशिप तभी मिलेगा, ओनरशिप तभी मिलेगा। यस और नो? तो ये थर्ड पार्टी एकदम इंडिपेंडेंट है। तो जब तक अब ये जो बिल ऑफ लेडिंग और डॉक्यूमेंट रिसीट है ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये क्या क्या बता रहा है? ओनरशिप को बता रहे हैं। पर क्या फिजिकल डिलीवरी नहीं? तो अब इसको फिजिकली डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो ओनरशिप तो उसके आया और इसने जैसे ये इशू किया तो ओनरशिप आ गया, बट डिलीवरी मिली? डिलीवरी नहीं मिली। तो इन द केस अगर यहां पे कुछ गुड्स डैमेज होता है एंड इफ इट इज थर्ड पार्टी, यस और नो, तो हु इज रिस्पांसिबल? ही विल रिस्पांसिबल इफ ही हैज अंडरटेकन द अथॉरिटी एंड इफ ही हैज नॉट अंडरटेकन द अथॉरिटी सेलर विल रिस्पांसिबल। यस और नो? यस। बट एक बार बिल ऑफ लेडिंग इशू हो गया, अरे बस इसको मिल गया, अरे बस, और ये इसके कंसेंट पे गुड्स जो है इसको भेज रहा है तो डेफिनेटली बी विल बी रिस्पांसिबल। यस और नो? यस। तो दोनों में समझ में आया क्या? दोनों ही के केस में किसके पास गुड्स था दोस्तों? ए के पास था। पर अब मैं अगर ये बोल रहा हूं कि जब बी और ए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे गुड्स उस समय सी के पास था, गुड्स यहां पे था, गुड्स ए के पास नहीं था। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब इस केस में जो है वो कौन सा सेक्शन लगेगा दोस्तों? सेक्शन नंबर 36(3) लगेगा। ये क्या बोलता है? जब तक, तो अब यहां पे सेल बन रहा है तो बी को क्या लग रहा है कि गुड्स इसके पास है, बट एक्चुअल में गुड्स किसके पास है? सी के पास। तो जब तक सी बी को एक्नॉलेज नहीं करता तब तक बी जो है वो डिलीवरी नहीं मानेगा। समझ में आ गया? तो जैसे ही गुड्स बी को, अब ए क्या बोलेगा इस केस में कि भैया गुड्स अभी सी के पास है, सी आपको जो है डिलीवरी दे देगा। बी बोला मुझे कैसे पता? तो ए ने सी को फोन लगाया, बोले सी भैया आप बी को बता दो। सी ने बी को बताया हाँ गुड्स मेरे पास है, अब मैं भेजूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी को डिलीवरी मिल गई। तो एक सी का एक्नॉलेजमेंट दे देना, आगे बात समझ में, बी को डिलीवरी मिल जाने के बराबर है। एंड द लास्ट पॉइंट होता है कि साहब अब ये अगर ए जो है इस केस में, पुराने वाले केस में थर्ड पार्टी मतलब कैरियर को गुड्स भेज रहा है, यहाँ पे ये फिजिकल डिलीवरी कर रहा है, तो इसकी कॉस्ट कौन बुक करेगा? इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ डिलीवरी क्या बोल रहा है यहाँ पे? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर एग्रीमेंट में नहीं है, द एक्सपेंसेस ऑफ incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller. Try and understand that क्या कैरियर को गुड्स भेजना, सेलर ने अगर
कैरियर को गुड्स भेजा है तो क्या ये डिलीवरेबल स्टेट है? तो सुन नहीं, डिलीवरेबल स्टेट यहीं पे होता है, पैकिंग करना है ना, इसकी जो है सिलाई करना, थ्रेड करना, उसका क्वांटिटी मेजरमेंट करना, ये सब चीजें जो है ये सेलर बॉन्ड करेगा। बट जो ट्रांजिट चार्जेस हैं वो कौन बियर करेगा दोस्तों? बायर बियर करेगा, है ना। तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन मंगा रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, याद रख लेना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज बियर्ड बाय बायर। पर अगर सेलर ने ये बोला कि भैया पैकिंग कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी, मैं सिर्फ जो है गुड्स की कॉस्ट ही चार्ज कर रहा हूं, तो उसके केस में अगर सेलर ने बोल दिया, बायर ने एग्री किया, तो फिर ये पैकिंग कॉस्ट भी जो है वो कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। एक केस और छोटा सा लेते हैं। बी ने बोला ए को कि भैया मुझे जो है 100 पीस शर्ट तुरंत चाहिए। ये रहा पेमेंट, 50,000 रुपया जो आपने बोला वो मैंने पे कर दिया। 100 शर्ट मुझे तुरंत चाहिए। व्हाट वुड बी द रीजनेबल टाइम? व्हाट वुड बी द रीजनेबल टाइम की बात है कि डिलीवरी कब होनी चाहिए? तुरंत मतलब तुरंत साहब कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 36 का 2 नहीं, 36 का 4। क्या लिखा है यहाँ पे? डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आर। यहाँ पे आर लिखा है, याद रखिएगा। उसने बोला भैया 2 घंटे में चाहिए तुरंत, मतलब रीजनेबल टाइम ले ना, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन साहब, वो बोल रहा है 2 घंटे में चाहिए, मतलब वो आसपास ही कहीं है। तो बोले साहब मेरे को 2 घंटे में चाहिए, तो आपने उसको 2 घंटे में ही देना है, रीजनेबल आर। और देखो सबसेक्शन 2 क्या दिया हुआ है? रीजनेबल टाइम। टाइम एंड आर में फर्क समझ लेना, है ना। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होगा? यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, पर जब बात आ जाएगी एकदम इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत लगे, एकदम लगे हाथ, है ना, तो जब भी वर्ड ऐसा यूज किया हो, डायरेक्टली मुझे दे दो लाके, या विदाउट लॉस ऑफ टाइम आप मुझे तुरंत दे दो, या 4 दिन उसके बाद, मतलब जैसे मैंने पेमेंट किया तुरंत गुड्स दे दो। इसका मतलब रीजनेबल आर 1 2 3 घंटे के अंदर जो है गुड्स अवेलेबल हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रूल ऑफ डिलीवरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? यस। तो 36 तक हमने कवर कर लिया, 37 38 एंड रिलेटेड टू सम रूल्स रिगार्डिंग व्हाट इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, दैट इज 38। तो 37 38 ये 2 सेक्शंस हमारे डिलीवरीज के बचे हुए हैं। ओके, इसके बाद अब हम डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर की बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया है, राइट। ये देखो लिखा है, वेयर इन परसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज ऑथराइज्ड रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, deliver of the goods to a courier whether named by the buyer or not for the purpose of transmission to the buyer is prima facie deemed to be a delivery of the goods। क्या बोला मैंने? डिलीवर कर दिया, तो कैरियर को दे दिया, है ना, तो deemed to be delivered। और अगर थर्ड पार्टी को दे दिया तो वो एक्नॉलेजमेंट देगा, तो deemed to be delivered हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो नॉर्मली 39 भी हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस। देन इसके बाद इसका रिस्क कौन लेगा? बायर के राइट्स क्या होंगे, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, बायर्स की ड्यूटीज क्या होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट सेशन पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों, जहाँ पे बेसिक रूल ऑफ डिलीवरीज हमने कवर। अब देखो अंडरस्टैंड कर लेना, अब एक ही कॉन्सेप्ट इसके अलावा बचा हुआ है, दैट इज अनपेड सेलर। बाकी इससे रिलेटेड अब जो केस स्टडीज आएंगी तो आपको बस इसमें 2 चीजें लगानी है दोस्तों। नंबर 1, ओनरशिप की बात कर रहा है या डिलीवरी की बात कर रहा है। ओनरशिप की बात कर रहा है तो 18 to 30 कवर कर लेना, डिलीवरी की बात कर रहा हो तो 31 to 38 कवर कर लेना, बात खत्म, है ना। इसके बाद नॉर्मल चीजें वहां पे रहेंगी, कंडीशंस एंड वारंटीज एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स आर मेड, ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में बताएगी। या तो क्वेश्चन आ सकता है गुड्स से रिलेटेड, स्पेसिफाई स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, सर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, ओके। सेल आ सकता है या एग्रीमेंट टू सेल आ सकता है। तो सेल हमने कवर किया, एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, गुड्स कवर किया हुआ है, टाइप्स ऑफ गुड्स कवर किया हुआ है। देन इसके बाद हमने कवर किया हुआ है आपका ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होता है, आज हमने डिस्कस कर लिया डिलीवरी कैसे होती है, बात समझ में आ गई। अब लास्ट का एक पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बायर एंड
अनपेड सेलर, ये दो कॉन्सेप्ट बचे हुए, इसको कंप्लीट करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज रूल्स ऑफ डिलीवरी पार्ट 2, इस पे करेंगे अलोंग विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बायर। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो है दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इजाजत दें, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।